नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आज मैं आपको छायावाद और छायावाद युग के विषय में बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और उसमें जो छायावाद में जो नारी के चित्रण है, जो नारी का चित्रण है, वो कितना सुदृढ़ है, वो कितना महत्वपूर्ण है और ये किस तरह से नारियों के साहित्य में प्रवेश की एक प्रथा को रास्ता देता है, एक प्रथा को प्रमाणित करने की कोशिश करता है और उसको उत्तम स्वरूप देने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब उसके लिए आपको उससे पहले जो स्त्रियों की स्थिति थी, जो स्त्रियों का चित्रण था साहित्य में, वो और छायावाद दोनों में अंतर क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों देखिए, जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छायावाद में माना जाता है कि प्रकृति की प्रधानता है। छायावाद अगर शब्द हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारे मन पटल हमारा है, जो हमारा मस्तिष्क का पटल है, उस पर सबसे पहले एक चीज़ छप जाती है, अंकित हो जाती है, वो है प्रकृति। तो प्रकृति और छायावाद कहीं न कहीं एक दूसरे के पर्याय से बन गए। और क्यों बन गए, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आज जो मेन फोकस हमारा है वो स्त्रियों को लेकर के है। स्त्रियों का साहित्य में आविर्भाव कैसे हुआ, उन्हें स्त्रियों को कब इज्जत मिलना शुरू हुई, स्त्रियों को पहले किस नज़र से देखा जाता था, क्या पहले स्त्रियों का चित्रण साहित्य में हुआ ही नहीं था, और यदि हुआ था तो किन रूपों में हुआ था। छायावाद ने क्या ऐसा कुछ नया कर दिया कि छायावाद को बीच में स्त्रीण साहित्य कहा जाने लगा, जो है फीमेल लिटरेचर कहा जाने लगा इसको। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे इनमें बारीकियां क्या हैं, इन्हीं को समझाने की मेरी कोशिश होगी, एक नज़रिया देने की मेरी आपको कोशिश होगी। तो ध्यान दीजिए कि प्रकृति की भांति ही छायावादी कविता में नारी की भी प्रधानता दिखाई पड़ती है। तो जितनी प्रधानता प्रकृति की है उतनी प्रधानता छायावाद में स्त्रियों की भी है। यहाँ तक कि जो छायावाद के विरोधी थे, उन्होंने छायावाद को स्त्रीण काव्य कहना शुरू कर दिया, यानी कि फीमेल पोइट्री कहना शुरू कर दिया कि इसमें तो सब कुछ फीमेल का ही है, फीमेल का ही वर्णन है, तो इसको स्त्रीण काव्य कहते रहे वो लोग। लेकिन छायावाद के पूर्ववर्ती काव्य में नारी संबंधी रचनाएं न हो ऐसा तो नहीं है, किंतु वे रचनाएं पुरुष प्रधानता की ही परिचायक है। ऐसा नहीं है कि छायावाद के पहले या छायावाद से पूर्ववर्ती जो भी काव्य रहे हैं उसमें स्त्रियों का वर्णन न हो, उसमें स्त्रियों को महत्व न दिया गया हो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, उसमें भी महत्व दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके आप देखेंगे तो उसमें पुरुषों की प्रधानता नजर आती है, पुरुष प्रधान काव्य हुआ करते थे। पर अब देखें, अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग की हम बात करते हैं। द्विवेदी युग की कविता में नारी के प्रति दया का भाव तो है, पर यथोचित सम्मान का भाव नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर द्विवेदी युग की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको स्त्रियों का वर्णन तो उसमें है, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर स्त्रियों को दया के भाव से देखा जाता है। यानी अगर हम किसी को दया के भाव से देखते हैं, इसका मतलब क्या है, अगला असहाय है, तो स्त्रियों को असहाय लोग महसूस कर रहे थे, इसलिए उनके लिए थोड़ा सिंपैथेटिक हो गए। तो ये गलत चीज़ है। स्त्रियाँ भी पुरुष होती हैं और पुरुष भी स्त्री होते हैं, यानी कि मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि दोनों में समानता होती है। बोथ आर इक्वल, बोथ आर ह्यूमन बींग्स, नथिंग एल्स। तो वो मानव हैं, दोनों मानव हैं। तो एक को आप महिमा मंडित करिए, एक को आप जो है सिर्फ अलग नज़रिए से देखिए। तो फेमिनिज्म भी आता है, फेमिनिज्म का साहित्य भी आता है, नारी विमर्श भी आता है, वो सब बाद की चीज़ें हैं। पर छायावाद कहीं न कहीं एक सम्मान की दृष्टि से महिलाओं को देखने लगा था। जैसे अगर आप बात करें तो निराला जी की आप देखिए रचना, इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती वह पत्थर, तो कहीं न कहीं वो इज्जत देना चाहते हैं। पूरी कविता अगर आप देखेंगे तो पूरी कविता जो है वो महिला प्रधान है, ठीक है, यानी सारी की सारी कविता। अब यानी कि जो कंटेंट है पोएम का, छायावाद में देखेंगे जो कंटेंट है पोएम का, अब वहाँ पर महिलाएं मेन लीड में हैं। जैसे आप रोमांटिक एज में चले जाओ तो वहाँ पे वर्ड्सवर्थ को आप देखिए। वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं कि एक जो है सोलिटरी रीपर को देख करके उसको बिहोल्ड करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये चीज़ें अंग्रेजी साहित्य में भी थी और हिंदी साहित्य में भी।
वहाँ रोमांटिक कहते हैं, यहाँ पे वहाँ रोमांटिसिज्म कहते हैं, यहाँ पे छायावाद कहते हैं। तो हालांकि दोनों में काफ़ी अंतर है, हिंदी साहित्य के छायावाद में और अंग्रेजी के, लेकिन फिर भी कुछ समानताएं भी हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें देखिए, द्विवेदी युग में नारियों को केवल दया के भाव से देखा जाता था, ठीक है, उन्हें दया पात्र समझा जाता था, जबकि छायावाद युग में उन्हें सम्मान मिलने लगा। ये छायावाद युग था। फिर आगे देखिए जो है उस युग में निस्संदेह विधवाओं को लेकर अनेक कविताएं लिखी गईं, लेकिन उन कविताओं में विधवा को खाना कपड़ा दिलाने का ही आग्रह अधिक है। यानी अगर हम द्विवेदी युग में देखें तो द्विवेदी युग में महिलाओं का वर्णन तो है, लेकिन वो सहानुभूति की दृष्टि से है, यानी उनको कैसे खाना दिया जाए, हाँ, उनको कपड़े कैसे दिया जाए, विधवाओं के लिए क्या क्या नियम हो, उनकी पुनः शादी हो कि नहीं हो, कुछ उनके विषय में लिखा गया, लेकिन वहाँ पर उन्हें दया का पात्र बनाया गया। यानी ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उनके प्रति सिंपैथी दे रहे हों, लेकिन अगर वास्तविक सम्मान मिला है महिलाओं को तो वो छायावाद युग से मिलना प्रारंभ हुआ है। तो और इसीलिए विधवा विवाह को आवश्यक ठहराया गया द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग का यह काव्य एक प्रकार से अनाथालय प्रतीत होता है, यानी ऐसे लगता है जैसे महिलाएं जो है अनाथ हैं और वो उस युग में आई हैं, साहित्य के युग में। साहित्य एक अनाथालय है और वो जो है द्विवेदी युग उनको क्या कर रहा है, आश्रय दे रहा है, उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। तो ये चीज़ है, यानी कि अगर वो काव्य जो है तब अनाथालय सा प्रतीत होता है, जहाँ पर अनाथालय आप समझते हैं, जहाँ पर इज्जत नहीं दी जाती, केवल अस्तित्व को बरकरार रखने की एक कोशिश होती है। तो जिसमें नारी को आश्रय देने के साथ ही बंदनी भी बना दिया गया है और इस तरह वह अपने सहज जीवन से विच्छिन्न कर दी गई है। तो अनाथालय बना दिया गया वह काव्य द्विवेदी युग। उसके बाद द्विवेदी काव्य जो था, द्विवेदी युग में जो काव्य लिखे जा रहे थे उसमें महिलाओं को जो है बंदनी बना दिया गया और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें जो है किसी अनाथालय में ढकेल दिया गया हो। जैसे अगर हम बात करें आर्य समाज की कट्टर शुद्धवादी नैतिकता ने द्विवेदी युग के संपूर्ण काव्य को निरस्ता और वजना से भर दिया था। आर्य समाज की उत्पत्ति भी उसी समय हुई थी, कट्टर प्यूरिटनिज्म की बात करते थे, इसीलिए जो है पूरा द्विवेदी युग एकदम नीरसता और वर्जना से भर गया। चारों ओर नीरस विशद गुणमय फल वाले कपास का वातावरण छा गया। दोस्तों हम और बात करेंगे आपको, बस इतना एक नज़रिया मैंने दे दिया आपको, और आप छायावाद युग को पढ़िए। इसमें मेरे सबसे फेवरेट कवि हुए हैं, इसमें पोएट्स हैं, इनकी जो इनका जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो काफ़ी मुझे पसंद है और मैं इन्हें काफ़ी लाइक करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक नज़रिया मिल गया होगा छायावाद के लिए। आगे वीडियो हमारा जो है इसी पर होगा और बृहद बात करेंगे हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।